गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है राग भैरवी का संपूर्ण परिचय। तो सबसे पहले हम राग का दोहा लिखेंगे। राग भैरवी। सब कोमल सुर भैरवी, संपूर्ण सुर होई, माँ सा वादी संवादी, सब जो चाहे कोई। इसका अर्थ ये हुआ सब कोमल। इस राग में सभी स्वर कोमल लगते हैं। सभी स्वर कोमल कौन से हैं? रे, ग, ध और नी। ये चारों स्वर इस राग में कोमल लगते हैं। भैरवी संपूर्ण सुर होई, संपूर्ण सुर और सातों स्वर लगते हैं। संपूर्ण का मतलब होगा सात। तो सुर स्वर, सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। मा सा वादी संवादी। इस राग के जो वादी और संवादी स्वर हैं वो है मध्यम और षड्ज। सब जो चाहे कोई। ये था राग का दोहा। इस प्रकार से राग के दोहे से काफ़ी पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थाट। इस राग की उत्पत्ति भैरवी थाट से मानी गई है। इसके राग का नाम ही इसके थाट को दिया गया है। भैरवी थाट है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर। इस राग में रे, ग, ध, नी ये चारों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। कोमल स्वर लिखने के लिए स्वरों के नीचे इस प्रकार से अंडरलाइन कोमल स्वर। रे, ग, धनी कोमल स्वर प्रयोग किए जाते हैं। और इस राग के आरोह तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ये है स्वर का पॉइंट। तो स्वर के पॉइंट से, जैसे कि पिछले राग में हमने आपको बताया था कि स्वर के पॉइंट से ही हम राग के आरोह अवरोह और राग की जाति बना सकते हैं, राग की जाति तैयार कर सकते हैं। किस प्रकार से? राग के आरोह अवरोह, मान लीजिए लिखा हमने आरोह अवरोह, स्वर के पॉइंट से ही ऐसे बनाएंगे हम। ये हम सात स्वर लिखे, सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा। ये लिखा हमने आरोह और ये लिखा अवरोह। सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा। इस राग में रे, ग, ध और नी अंडरलाइन कर दीजिए। ये कोमल स्वर लगते हैं। ये राग के आरोह हैं, ये राग के अवरोह। तो इस प्रकार से स्वर के पॉइंट से हम राग के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम तैयार कर सकते हैं। राग में जो वर्जित स्वर है उनको वर्जित रखेंगे, कोमल स्वर है कोमल रखेंगे, तीव्र स्वर है तीव्र रखेंगे। तो राग भैरवी में केवल कोमल स्वर ही हैं, कोई वर्जित स्वर नहीं है। तो इसी आधार पर इस प्रकार से आप राग के आरोह अवरोह आप तैयार कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट पॉइंट है राग की जाति। राग का आरोह राग के लास्ट में हम लिखते हैं। इससे पहले है राग की जाति। राग की जाति किस पर डिपेंड करती है? जो राग में स्वर प्रयोग किए जाते हैं उस पर राग की जाति निर्भर करती है कि किस राग के आरोह में कितने स्वर हैं और अवरोह में कितने स्वर हैं। उसी के आधार पर ही राग की हम जाति बता सकते हैं। जैसे राग भैरवी में है सातों स्वर हैं, सात आरोह में है, साथ ही अवरोह में है। रिपीट स्वर को हम काउंट नहीं करेंगे। यदि रिपीट स्वर को काउंट करेंगे तो राग की जाति गलत हो जाएगी। तो रिपीट स्वर काउंट नहीं करेंगे। इसमें सात स्वर आरोह में है, साथ ही अवरोह में। कोई भी स्वर वर्जित नहीं है, संपूर्ण है। तो राग की जाति क्या हुई? संपूर्ण। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हैं कि इस राग के आरोह तथा अवरोह में सातों स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इस राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है वादी और संवादी।
वादी स्वर क्या होता है राग में? जिस स्वर का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है वादी, और वादी से कम और अन्य स्वरों से अधिक जिस स्वर का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं समवादी। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? राग का वादी स्वर। इस राग का वादी स्वर है म और संवादी स्वर है सा। राग के वादी और संवादी स्वर के विषय में कुछ मतभेद हैं। कुछ संगीतज्ञ इसका वादी स्वर ध मानते हैं, इस राग का वादी स्वर ध और संवादी स्वर ग मानते हैं। दोनों ही इस प्रकार से इस राग की विशेषता हम आपको अच्छी तरह से बताएंगे, वादी और ये संवादी। वादी और संवादी के विषय में मतभेद। कुछ संगीतज्ञ इस राग का जो वादी स्वर है म और सा मानते हैं, और कुछ इसका वादी स्वर ध और ग मानते हैं। दोनों मत वादी और संवादी मानकर अपना गायन वादन उसके अनुरूप ही करते हैं। वादी और संवादी के अनुरूप ही उसका गायन और वादन किया जाता है, जिससे राग के स्वरूप में भिन्नता आ जाती है। माँ वादी मानकर गाने वालों जो माँ स्वर को वादी मानकर गाते हैं राग को, उन राग का जो प्रभाव है अपेक्षाकृत अधिक शांत व गंभीर होता है। राग का जो मुख्य स्वर है वो मध्यम ही है। राग का मुख्य स्वर क्या है? मध्यम है, और राग की जो शोभा है इसी स्वर पर आधारित है। मध्यम स्वर पर ही राग की पूरी सुंदरता इसी स्वर पर ही निर्धारित करती है। ये था वादी और संवादी स्वर के बारे में इस प्रकार से बताया गया कि मतभेद किस प्रकार से संगीतज्ञों के। नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी राग? पूर्वांगवादी राग है या उत्तरांगवादी राग? तो पूर्वांगवादी राग के वादी स्वर की दृष्टि से म और सा, नियम आपने आप पहले भी बताया था, सा रे ग म और प ध नि सा, ये सप्तक के हमने दो भाग बनाए, ये पूर्वांग का क्षेत्र और ये उत्तरांग का। पिछले राग में भी हमने आपको समझाया था अच्छी तरह से, ये कि पूर्वांग का क्षेत्र है, ये उत्तरांग का क्षेत्र है। यदि राग का वादी स्वर इन चार स्वरों में से होगा तो वह स्वर पूर्वांगवादी होगा, और इनमें से होगा तो वह राग उत्तरांगवादी होगा। तो राग का वादी स्वर ये मानते हैं, राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी होना चाहिए, लेकिन राग के स्वरूप की दृष्टि से राग का चलन क्या है, राग का गाने बजाने का ढंग क्या है, राग के स्वरूप की दृष्टि से यह राग उत्तरांगवादी माना जाता है, क्योंकि यह उत्तरांग के क्षेत्र में गाया बजाया जाता है। लिखेंगे राग के वादी स्वर की दृष्टि से यह राग पूर्वांगवादी होना चाहिए, लेकिन राग के स्वरूप की दृष्टि से यह राग उत्तरांगवादी माना जाता है, क्योंकि यह उत्तरांग के क्षेत्र में अधिक गाया बजाया जाता है। और यदि ध और गा को आप वादी और संवादी मानते हैं तो स्वाभाविक है उत्तरांगवादी है पहले। नेक्स्ट पॉइंट है, वादी संवादी के बाद हम लिखेंगे न्यास के स्वर। न्यास के स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों पर ठहराव किया जाता है वह हम कहते हैं न्यास के स्वर। इस राग में सा ग म पा इन स्वरों पर बार बार ठहराव किया जाता है, न्यास किया जाता है। नेक्स्ट है समप्राकृतिक राग। समप्राकृतिक राग कौन से राग की प्रकृति? इस राग के सम है। इस राग के सम है वह है विलास खानी तोड़ी है। गायन समय, इस राग का गायन समय है प्रातःकाल। इसकी लोकप्रियता, मधुरता और रंजकता के कारण इसे सार्वकालिक राग मानते हुए इसे हर समय किसी भी समय गाया बजाया जा सकता है। 24 घंटे में किसी भी समय हम गा बजा सकते हैं।
इसे सदा सुहागिन राग भी कहते हैं। इसे सदा सुहागिन राग भी कहा जाता है। 24 घंटे किसी भी समय गा भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है आरोह और अवरोह। आरोह आपको स्वर के पॉइंट में हमने समझाया था अच्छी तरह से कि पहले 7 स्वर लिख दिए, सा रे ग म प ध नी और ये सा, ये 7 स्वर लिखे। रे ग ध नी कोमल कर दिए और इधर लिखेंगे 7 स्वर ये सा नी ध प म ग रे सा और रे ग धा नी हमने कोमल किए। ये राग के आरोह अवरोह स्वर के पॉइंट से आपको यहाँ हमने बनाना सिखाए थे। राग के आरोह अवरोह इस प्रकार से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है राग की पकड़। पकड़ क्या होता है? स्वरों का वह छोटा स्वर समूह जिससे राग को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जिन स्वरों से राग की पहचान होती है उसे हम कहते हैं राग की पकड़। तो इस राग में जो मेन स्वर हैं वो ये हैं म ग सा रे और गा कोमल कर दीजिए और ध नी सा। ये राग की पकड़। नेक्स्ट है विशेषताएं कि इस राग में विशेष क्या है। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता ये है कि कोमल रे का प्रयोग, कि कोमल रे का प्रयोग। इस राग का कोमल रे भैरव राग के कोमल रे से एक श्रुति चढ़ा हुआ है। इसके आरोह में रे को दुर्बल रखा जाता है, रे का कम प्रयोग किया जाता है और अवरोह में तो इसे छोड़ भी दिया जाता है। अवरोह में इसका प्रयोग कई बार अवॉइड भी कर दिया जाता है। जब कभी आरोह में रे का प्रयोग किया जाता है तब मध्यम जो स्वर है उस पर ठहराव किया जाता है। इस प्रकार से कोमल रे का इस राग में प्रयोग किया जाता है। विवादी स्वर का प्रयोग, विवादी स्वरों का प्रयोग किस प्रकार से? इस राग में विवादी स्वर कौन कौन से? शुद्ध रे का भी, तीव्र मध्यम का और शुद्ध नी का प्रयोग इस राग में विवादी स्वर के नाते प्रयोग किया जाएगा। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि कुछ संगीतज्ञ इस राग में 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। 12 के 12 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, 12 स्वरों के भैरवी। ऐसा करने से राग का सौंदर्य भी बढ़ता है और इसके चलन में भी विस्तार हो जाता है। आजकल भैरवी के इस रंजक रूप को साधारण संगीतकार भी अपना रहे हैं। कौन सा रूप? कि 12 स्वर की भैरवी, 7 शुद्ध 4 कोमल और 1 तीव्र, 12 के 12 स्वरों का प्रयोग भैरवी में किया जाता है। ये था राग भैरवी का संपूर्ण परिचय आरोह अवरोह पकड़ व विशेषताओं सहित। धन्यवाद।